Hello dear students, this is ARK representing NRK9. जी हाँ, the Institute of Corporate Laws. Dear students, जी हाँ, DSC FCET students, फाइनेंशियल अफेयर्स का जबरदस्त तरीके से ये सेशन होने वाला है. आई एम 100% श्योर कि इस सेशन को देखते देखते आप लोगों को एक सेशन पूरे अच्छे से याद हो जाएगा. सो विदाउट वेस्ट टाइम सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को फटाफट याद करते हैं. ऑलराइट, एंड अगर आप नए हैं और आपने पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ना आपके CS ET, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल पूरे CS कोर्स में आपका ये चैनल बहुत साथ देने वाला है. जी हाँ, NRK9 बहुत साथ देने वाला है. लास्ट 8 ईयर से कंटिन्यूअस सक्सेस की तरफ जा रहा है ये. सो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपके एडवांस में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन. डियर स्टूडेंट्स, जी हाँ, आपने फाइनेंशियल अफेयर्स आई थिंक पहले सुने होंगे या आपने थोड़े बहुत पहले पढ़े भी होंगे, बट यहां मैं आपके कॉन्सेप्ट में कुछ और एडवांस नॉलेजेस ऐड करूंगा, कुछ लेटेस्ट भी और कुकुछ जो आपके एकेडमिक पॉइंट से इंपॉर्टेंट है. जी हाँ, एग्जाम में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. कुछ ऐसे जो कि यूनियन बजट 2020 से रिलेटेड होंगे, कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे जो 2019 में हुए थे, कुछ 2020 में, एंड इट मे बी पॉसिबल कुछ 2021 के अंदर भी. पहले हम लोग 1920 के कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में 2021 के भी कंप्लीट करेंगे. ऑलराइट, सो विदाउट दिस टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन. डियर ऑल, फाइनेंशियल अफेयर्स के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी आरबीआई के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जिसकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है NRK9 चैनल पे. सो अगर नए हैं तो उसे जाके चेक कर लीजिएगा, और अगर जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि आरबीआई के बारे में लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहां पर कुछ अदर एस्पेक्ट्स जो है वो डिस्कस करने वाला हूं. ऑलराइट, फिर भी आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे. ठीक है, आपको बताना है कि आरबीआई एक्ट, जी हाँ, आरबीआई एक्ट कब आया था. जी सर, मतलब इफेक्टिव डेट ऑफ आरबीआई एक्ट. ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है. एंड दूसरा क्वेश्चन आपके लिए फटाफट से, आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस किस 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 स्टेट में है, जी हाँ, किस सिटी के अंदर है. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन. सो बेटे, यहां हम लोग बात करने वाले अनाउंसमेंट इन यूनियन बजट 2020. जी हाँ, अनाउंसमेंट इन यूनियन बजट 2020. ऑलराइट, जिसके अंदर हम बात करेंगे कुछ फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को. सर ये कैसे याद करेंगे, तो मैं सिर्फ समझना है, मैं कीवर्ड्स बताऊंगा, कीवर्ड्स को पकड़ना है, मैं बताऊंगा कैसे पकड़ना है और समझना है. याद इस सेशन को देखते देखते कर लोगे, गारंटी है. बस थोड़ा जोश से याद आता ना, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, तो करंट बुद्धि में बहुत लगेगा, मन नहीं करेगा पढ़ने का. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सी, यहां देखेंगे अनाउंसमेंट है यूनियन बजट 2020. यूनियन मिनिस्टर, देखो आप जानते हैं कौन है बेटा फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण जी. नाउ गवर्नेंस रिफॉर्म, क्या बेटा फाइनेंस सेक्टर में क्या गवर्नेंस रिफॉर्म किए गए हैं, टू बी कैरिड आउट इन ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर प्रोफेशनलिज्म इन द पीएसबी. सर क्या था पीएसबी? पब्लिक सेक्टर बैंक. पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक. सर पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या हो गया है बेटा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बोला गया कि जाइए अब कैपिटल मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं टू रेज एडिशनल कैपिटल. सर ये कौन सा बता दीजिएगा, बराबर सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, याद कर, रटना नहीं पड़ेगा. पीएसबी ना, पीएसबी पब्लिक, एक्सक्यूज मी, पब्लिक सेक्टर बैंक. पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, फटाफट से, क्या पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक. बेटा पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब ऐसा बैंक जिसके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल है. पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसपे गवर्नमेंट कंट्रोल है. एसबीआई गवर्नमेंट कंट्रोल है, बीओबी गवर्नमेंट कंट्रोल है, पीएनबी गवर्नमेंट कंट्रोल है. तो इसने एक नया रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया. जी हाँ, 2020 के यूनियन बजट ने एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया कि पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब क्या कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट से. कैपिटल मार्केट क्या होता है बेटा, ऐसा मार्केट जहां से इक्विटी के फॉर्म में सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर नाम सुना होगा आप लोगों ने, सिक्योरिटी का फॉर्म में, इक्विटी शेयर्स या अदर सिक्योरिटीज का फॉर्म में, कैपिटल डेब्ट कैपिटल का फॉर्म में, डिबेंचर का फॉर्म में, बॉन्ड्स का फॉर्म में फंड रेज किया जाता है फ्रॉम द पब्लिक. कहां से बेटा, फ्रॉम द पब्लिक. तो सर ये पब्लिक सेक्टर का बेटा, इसलिए पब्लिक सेक्टर नहीं, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जिसपे गवर्नमेंट कंट्रोल होता है. बट हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, जी हाँ, गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया कि पब्लिक सेक्टर बैंक अब क्या कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं टू रेज द मनी. मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे समझिए बेटा, एडिशनल कैपिटल मतलब एसबीआई चाहेगा तो एडिशनल कैपिटल के लिए कैपिटल मार्केट को अब एक्सेस कर सकता है. देखो, टू एनकरेज व्हाट, एनकरेज क्या कर रहा है बेटा, ध्यान से, टू अप्रोच द कैपिटल मार्केट टू रेज द एडिशनल कैपिटल. सर याद कैसे करेंगे, सिंपल है, पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक कैन रेज द कैपिटल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट. ऑफ कोर्स आंसर इज यस. पहला याद हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या कैपिटल मार्केट से एडिशनल कैपिटल अपनी फंक्शनिंग के लिए रेज कर सकता है, आंसर इज यस. ऑलराइट सर. बेटा दूसरा कौन सा सुनना, दोनों सुनना बेटा, ध्यान से सुनना 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 सुनना. आपने जो बैंक में पैसा जमा कर रखा है ना, ध्यान से, इधर नहीं, इधर ध्यान दो. आपने जो बेटा जो बैंक में डिपॉजिट किया हुआ ना पैसा, आप क्या जानते हो वो सिक्योर्ड है, आंसर इज यस. आरबीआई इस बात की गारंटी देता है कि आपका अमाउंट एक लिमिट तक सिक्योर्ड है. मतलब पहले ये लिमिट थी 1 लाख तक, अगर बैंक भाग जाता है पैसा लेके बाई चांस
तो आपका एक डिपॉजिट इंश्योरेंस, जी हाँ, आपके जो अमाउंट आपका डिपॉजिट है उसका एक इंश्योरेंस होता है, जो कि पहले 1 लाख था, अब उसकी लिमिट 5 लाख कर दी है। वापिस से बता देते हैं, अगर आपका बैंक में डिपॉजिट है पैसा और बाई चांस होता है रातों रात बैंक भाग गया, गायब हो गया, ठीक है, आपका पैसा लेके बाई चांस, तो उसका एक इंश्योरेंस मिलता है। जी हाँ, बैंक उसको इंश्योर करता है, मतलब आरबीआई ने इस बात को कहा है कि भैया इसको इंश्योरेंस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है, देखो बेटा, स्क्रीन पे आ जाओ बेटा, स्क्रीन पे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट, सर याद करा के छोड़ेंगे, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। वन मोर टाइम याद करना है भी, अभी याद रखो, मेरा टारगेट है ये सीरीज देखते 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 याद हो जाए पूरी की पूरी, बार बार चक्का नहीं लगाना। पेन कॉपी ले लीजिएगा, साइड में बैठ जाएगा लेके, ताकि फटाफट फटाफट ना छोटी छोटी बातें नोट करते रहे। क्या याद करना है, यहाँ पे नोट करना है, यहाँ देखो बेटा, कॉर्पोरेशन नाम याद करो, बोलो वापस बेटा, डिपॉजिट इंश्योरेंस, वापस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, वन मोर टाइम, डिपॉजिट इंश्योरेंस, बोलना है, घबराना भागना नहीं है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेशन जो बेटा इंश्योरेंस देती है, याद कर लीजिए नाम इसका, इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा, वापस वन मोर टाइम, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये किस बात की गारंटी देती है कि अगर आपका डिपॉजिट है बैंक में ना, और बाई चांस कुछ गड़बड़ हो गया, तो हम आपके डिपॉजिट का इंश्योरेंस करते हैं, आपसे पैसे नहीं लेंगे, बिना इंश्योरेंस के, मतलब बिना पैसे लिए आपका इंश्योरेंस पैसा। तो क्या कहता है वापस, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन हैज बीन परमिटेड टू इंक्रीज डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज फॉर अ डिपॉजिटर कौन, जिनका पैसा बैंक में जमा है बेटा, which is now for 1 lakh to 5 lakh। अब आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, तो याद रखना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो कितना डिपॉजिट इंश्योरेंस देता है डिपॉजिटर्स को, 5 लाख रुपीस। ऑलराइट सर, याद हो गया। पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक या कैपिटल मार्केट एक्सेस कर सकते हैं, आंसर इज यस। सर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कितना इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, 5 लाख रुपीस। ऑलराइट सर, याद हुआ। चलिए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। अब बेटा अगर बाई चांस अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स है आपके लिए, आप बिल्कुल पूछे, मैं नंबर ऑफ टाइम्स बोलता हूं आपको कि आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। ऑलराइट, इस वीडियो के हो जाने के बाद भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, डोंट वरी। कमर्शियल बैंक हेल्ड अंडर द मॉनिटरिंग थ्रू अ रोबस्ट मैकेनिज्म कीपिंग द डिपॉजिट मनी सेफ। जी हाँ, आरबीआई क्या कह रहा है बेटा, आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू किया, क्या, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मतलब बेटा ऐसे बैंक्स जो आरबीआई की शेड्यूल में आते हैं। शेड्यूल दो तरह के बनते हैं, जिसमें एक पब्लिक सेक्टर बैंक आता है बेटा, और एक आता है शेड्यूल के अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक। जैसे आपने नाम सुना होगा बेटा, प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसपे प्राइवेट इक्विटी कंट्रोल ज्यादा है, जैसे जैसे बेटा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, है ना बेटा, ये अलग अलग जो आपने नाम सुने होंगे, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो दो शेड्यूल्स हैं। अब ये कहता है दोनों ही शेड्यूल, मतलब कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ध्यान से बेटा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हेल्ड अंडर मॉनिटरिंग थ्रू अ रोबस्ट मैकेनिज्म कीपिंग डिपॉजिट, मतलब इनके ऊपर ना गवर्नेंस नॉर्म्स लगेंगे। आरबीआई कह रहा है रिपोर्टिंग करो, कंप्लायंसेस करो, क्वार्टरली रिपोर्ट करो, बताओ, ताकि डिपॉजिटर का पैसा सेफ रहे। क्या ये बैंक्स प्रॉपर फॉलो कर रहे नहीं कर रहे नॉर्म्स को, आरबीआई के नॉर्म्स को, इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया प्रोविजन। ऑलराइट, क्योंकि कई सारी बेटा आपने सुना होगा अभी यस बैंक वाला इशू आया था बीच में, उसको लेके आरबीआई बहुत सख्त हुआ। ऑलराइट सर, cooperative banks will be strengthened by the amending banking regulation act for increasing professionalism। सर प्रोफेशनलिज्म मतलब गवर्निंग नॉर्म बढ़ा दिए जाएंगे। गवर्निंग नॉर्म मतलब इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना होगा, कौन कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, कितना होना चाहिए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उसे बोल रहे हैं प्रोफेशनलिज्म। enabling to assess capital and improving governance and oversight for a sound banking through the RBI। अब बेटा देखो यहाँ पे भी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना, ये बेटा यहाँ पे एक देखो, हम इसको हटा रहे हैं, एकदम क्लियर दिख जाए आपको, ताकि देखो बेटा एनेबलिंग मतलब क्या, देखो बेटा क्या क्या ये कोऑपरेटिव बैंक से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये एसेस कर सकते हैं कैपिटल मार्केट, आंसर इज यस, दे कैन आल्सो। सो एग्जाम में याद रखना, कोऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं, भागो मत, याद करो बेटे, क्या कैपिटल मार्केट एसेस कर सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक, आंसर इज यस। पहली बात क्या कर रही थी, पब्लिक सेक्टर बैंक, वापस वन टाइम, पब्लिक सेक्टर बैंक कैन एसेस द कैपिटल मार्केट, आंसर इज यस। सर डिपॉजिटर इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कितना इंश्योरेंस देता है, 5 लाख तक का, कैन कोऑपरेटिव बैंक्स एसेस द कैपिटल मार्केट, आंसर इज यस। ऑलराइट, एक और बेटा इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला देखो, लिमिट फॉर एनबीएफसी टू बी एलिजिबल फॉर डेट रिकवरी। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, देखो समझो बेटा, इसको एग्जांपल समझते हैं फटाफट से, देखो समझना बेटा ध्यान से स्क्रीन पर, ऐसे समझो बेटा, ये एक कंपनी है बेटा, कंपनी एबीसी लिमिटेड, ध्यान से बेटा, एबीसी लिमिटेड ने मान लो ए को पैसा दिया या एमआर को पैसा दिया, ठीक है। अब ये जो लोन दिया, मान लो ये लोन दिया ना, इसको हाँ समझना बेटा, इस लोन को देने के बाद में एबीसी लिमिटेड, यहां पर एक प्राइवेट बैंक समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है, प्राइवेट बैंक है,
या कंपनी भी होती है बेटा, है ना, इसने लोन दिया एमआर को, अब ये एमआर इसको पैसा वापस नहीं कर रहा, एमआर इसको पैसा नहीं कर रहा। अब अगर बैंक अगर बेटा लोन रिकवरी में, जी हाँ, जो पैसा दिया उसकी रिकवरी के बिजनेस में अगर फंसा रहेगा, सोचना, सुनो ध्यान से, वापस सुनो, एक बैंक है जिसने एक व्यक्ति को पैसा दिया लोन, वो पैसा उससे वापस नहीं आ रहा है, क्या बैंक अब रिकवरी रिकवरी खेलता रहे या अपना जो उसका एक्चुअल बिजनेस है, मींस बोरिंग एंड लैंडिंग का बिजनेस है, उस पर फोकस करे? तो ऐसे केसेस में क्या करता है बैंक, ऐसी एसेट्स को बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसा समझना है ना बेटा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसी एसेट्स को ना बैंक क्या करता है, सेल कर देता है। मतलब जैसे मान लो यहाँ 100 रुपया का लोन लेना था इससे हमको, बैंक क्या करेगा, इससे इससे इसी एनपीए को, ये बल्कि 100 रुपए का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब इससे पैसा नहीं आ रहा है, तो बैंक क्या करेगा, इसे सेल कर देगा ऐसी कंपनी को जो उससे बोलते हैं एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जनरली ये कंपनियां करती हैं बेटा, जो बैंक की एनपीए होती है ना, जो बैंक के लोन डूब रहे होते हैं, ऐसे बैंक की सिक्योरिटीज को खरीद लेती हैं ये एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, जनरली होती है बेटा एनबीएफसी। इन एनबीएफसी को भी अगर एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनना है तो उसके लिए ना बेटा एक क्राइटेरिया आरबीआई ने बताया है कि ये क्या करेंगी एनबीएफसी, अब जो लोन जो मिस्टर ए से रिकवर करना था, अब बैंक झंझट में नहीं पड़ेगा। एनबीएफसी कहेगा सुनो ऐसे पकड़ो अपने 90 रुपीज, 10 रुपीज हमारा कमीशन, 100 वापस करना था ना तुमको उस आदमी ने, तुमको 90 वापस दे देते हैं, 10 हमारा कमीशन। अब क्या करेगा, जो मिस्टर यहां पर जो बेटा एग्जाम्पल मिस्टर ए को जो लोन दिया है ना 100 रुपया का ना, उस 100 रुपए की रिकवरी कैसे करेगा, जो उसकी सिक्योर्ड एसेट्स होगी, लोन दिया होगा मान लीजिएगा, उस लोन पे कोई सिक्योर्ड एसेट्स है, उसकी रिकवरी जो होगी ना, अब ये एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी। मतलब लोन का जो लोन था ना, उसको उसका पैसा नहीं आ रहा था तो बैंक ने उस लोन को सेल कर दिया, किसको, एनपीए एनबीएफसी को, जो कि एक एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब इस पैसे की रिकवरी जो है ना, इसकी रिकवरी डेट जो है ना, इसकी रिकवरी कौन करेगी, दूसरी कंपनी, जो जनरली कौन होगी, एनबीएफसी। अब बेटा आज तक देखो बेटा ध्यान से, अब इसके लिए एनबीएफसी को भी अगर ऐसी कंपनी बनना है जो डेट रिकवरी का काम करती है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बताया गया, वो क्राइटेरिया फॉलो करना जरूरी है। देखो बेटा स्क्रीन पर दो फटाफट से, कहता है एनबीएफसी टू एलिजिबल फॉर डेट रिकवरी, देखो डेट रिकवरी अंडर द सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 इज प्रपोज्ड टू बी रिड्यूस्ड 500 करोड़ 200 करोड़। मतलब बेटा अगर ध्यान सुनना बेटा, अगर आपको एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनानी है, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनानी है, बताते हैं ना, जो लोन खरीद लेती है, कौन से, डूबे हुए लोन खरीदती है, तो उससे फायदा क्या होगा, डूबे लोन खरीदने से फायदा ये होगा, जो उसकी सिक्योरिटी, जिसके ऊपर जिस भी सिक्योरिटी पे आपने खरीदा होगा, जैसे मान लीजिएगा एक ने अपनी बिल्डिंग को गिरवी रखकर उस पर लोन लिया था, अब वो पैसा वापस नहीं कर रहा, तो बैंक झंझट में नहीं पड़ेगा कि बिल्डिंग को जाके बेचेगा, वो उठाएगा सेल कर देगा, उसको बिल्डिंग को सेल नहीं करेगा, लोन को सेल कर देगा। अब जो दूसरी कंपनी यहाँ पे ना एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बेटा, ये उसकी बिल्डिंग को बेच बाच कर या जो भी फॉर्मूला अपलाएगी उससे रिकवरी करेगी, ऑलराइट, और ये बैंक को पैसा दे देगी 90, और 100 रुपीज अगर लोन था तो 10 रुपीज का कमीशन हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसी कंपनी बनाने के लिए पहले जरूरत पड़ती थी जिसमें अंदर हमको चाहिए होती, देखो एसेट्स होनी चाहिए थी कम से कम उस कंपनी के पास में 500 करोड़ की। अगर एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बननी है तो 500 करोड़ का क्या होना चाहिए था, एसेट्स। आप कितना बोले हैं, 100। ओके सर, याद रखेंगे, अगर एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनानी है तो उसके लिए एनबीएफसी के पास कम से कम कितने होना चाहिए, 100 करोड़ का तो एसेट्स हो, औकात भी तो होना चाहिए ना बेटा रिकवरी करने के लिए। और कहता है लोन साइज कम से कम, पहले जो 1 करोड़ था वो कितना होना चाहिए, 50 लाख, मतलब कैपेसिटी है उसकी, क्लियर एकदम, ठीक है सर, याद हो गया। मतलब मिनिमम कितना बेटा, टोटल एसेट्स कितना होना चाहिए, एक्चुअली उसके पास एसेट्स कितने होना चाहिए, मिनिमम 100 करोड़ का, या फिर एग्जिस्टिंग लोन हो 50 लाख के, याद हो गया सर, थैंक यू। चलिए बेटा, to meet the need for great private capital it is proposed to sell the balance। इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद करना पड़ेगा, ये तो इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते, अच्छे से याद करेंगे, पूरा सेशन याद करेंगे, बी के भी याद करेंगे। देखो बेटा ध्यान से, आपने नाम सुना होगा आईडीबीआई, नाम सुना है आईडीबीआई, नहीं सुना है सर, नहीं सुना है, अरे बहुत सुना है आपने, बहुत फेमस है बेटा, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। वापस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वन मोर टाइम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस पे ना पहले बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी का स्टेक था ज्यादा, मतलब ये इनका स्टेक, मतलब इनका इक्विटी, इनका कंट्रोल ज्यादा था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा यार इसके अंदर प्राइवेट कैपिटल को इंट्रोड्यूस करो, कैपिटल क्या किसको करो, प्राइवेट कैपिटल को इंट्रोड्यूस करो। उसके लिए क्या करा आईडीबीआई, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एलआईसी ने मिलकर अपना जो उसका इक्विटी कंट्रोल था ना वो सेल करना स्टार्ट किया। मतलब इसमें प्राइवेट, पहले ये गवर्नमेंट के लिए ट्रीट होता था, अब ये बेटा किस फॉर्म में चला गया है, प्राइवेट।
प्राइवेट क्यों? ताकि इसके अंदर प्राइवेट लोगों की कैपिटल इन्वेस्ट हो सके, मतलब वो लोग भी अब इक्विटी में इसके इन्वेस्ट कर सके। जैसे बेटा देखो यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से पकड़ो उसको, आई डिबेट टू प्राइवेट रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, थ्रू द स्टॉक एक्सचेंजेस, थ्रू द स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंज मतलब जहां पर सिक्योरिटी खरीदी बेची जाती हैं। तो आईडीबीआई जो है ना बेटा, ध्यान से याद रखना, आईडीबीआई जो है ना, आईडीबीआई, ध्यान से, आईडीबीआई, इसके अंदर अब किन किन का पैसा है? प्राइवेट का, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, अदर इंस्टीट्यूशंस का। ऑलराइट, ठीक है सर, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, प्राइवेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ऑलराइट सर, हमको याद हो गया सर, ये याद हो गया। चार बातें बेटा यहाँ की याद हुई, आप देखो यहां पर हमने सिर्फ अभी कुछ छोटी छोटी बातें पकड़ी हैं फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में। जब पब्लिक सेक्टर के बारे में बताया मैंने आपको, क्या वो असेस कर सकते हैं कैपिटल मार्केट? आंसर इज यस। डिपॉजिट इंश्योरेंस कितना है बेटा? 5 लाख रुपीस। कमर्शियल बैंक्स क्या, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या असेस कर सकते हैं कैपिटल मार्केट? आंसर इज यस। ऑलराइट सर। एनबीएफसी अगर एसएससी कंपनी बनना चाहता है तो मिनिमम बेटा उसका एसेट साइज कितना होना चाहिए? 100 करोड़ सर, और या फिर आउटस्टैंडिंग लोन साइज हो एटलीस्ट उसका, सॉरी एग्जिस्टिंग लोन साइज हो एटलीस्ट 50 लाख रुपीस। ठीक है, आईडीबीआई में अभी प्राइवेट कैपिटल इंट्रोड्यूस हो चुका, तो ये भी प्राइवेट बैंक की तरह ट्रीट होगा। ऑलराइट सर, पहले पब्लिक की तरह ट्रीट होगा। ऑलराइट, ठीक है सर, यहां तक का क्लियर हो गया हमको कॉन्सेप्ट। देखो बेटा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर डीपनिंग बॉन्ड मार्केट, डीपनिंग बॉन्ड मतलब यहां पे बात करते हैं बेटा डेप्थ से, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें डेप्थ इन्वॉल्व। देखो सर्टेन स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बी ओपन फुली फॉर नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स, मतलब विदेशियों के लिए, फॉरेनर्स के लिए इन्वेस्टमेंट यहां अलाउड हो गया। सर क्या करा है सर आपने? देखो बेटा फॉरेनर्स यहां पे बेटा आप इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, मतलब जो कि सिक्योरिटी जो कि इशू होती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब याद रखना बेटा, विदेशी जो है ना, विदेशी जो कि नॉन रेजिडेंट, लिखा देखो बेटा स्क्रीन पे, नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, वो लिमिट अब इंक्रीज कर दी गई 15%। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, देखो बेटा एग्जाम में पूछ सकता है कि एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सर ये लोग कौन होते हैं बेटा? बाहर दूसरी कंट्रीज में बड़ी बड़ी कंपनीज, फर्म्स, इवन इन सर्टेन केसेस गवर्नमेंट्स आल्सो, या उनकी अलग कॉर्पोरेट बॉडीज, वो लोग इंडिया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक उसे बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, बड़े अमाउंट इन्वेस्ट किए जाते हैं बाय दैम। अब वो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जी इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इश्यू करता है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो उसके अंदर इनको अलाउ किया गया कितना? 15% तक। जी हाँ, 15 मतलब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू की जा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की, ठीक है एग्जाम्पल दे रहे हैं, 100 रुपीज की करेगा नहीं लेकिन बता रहे हैं, 100 रुपीज की आ रही है, तो उसके अंदर 15% तक, कितना बेटा? 15% तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से पैसे लिया जा सकता है, उससे बियॉन्ड नहीं जाने देंगे। क्लियर है? 15 मतलब 15 रुपया, 15 रुपीज उससे लिए जा सकते हैं, मतलब दे कैन एसेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑलराइट सर, एंड न्यू लेगिस्लेशन टू बी फॉर्मुलेटेड बाय लाइंग डाउन अ मैकेनिज्म फॉर नेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। बोलो जी, सिंपल बात है एकदम, मतलब बेटा ये जो लोग खरीदेंगे ना फॉर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो नेटिंग इनका मतलब जो इनको बेनिफिट मिलेगा आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ टैक्सेस ऑल। क्लियर? ठीक है सर। अब देखो बेटा, टू गिव अट्रैक्टिव access to retail investors, pension funds and long term investors। क्लियर बेटा? इसको समझते हैं कैसे बेटा? यहां हो बेटा, in a partial credit guarantee scheme for NBFC formulated post union budget 1920 to address their liquidity constraints। मतलब सर किस लिए? to give the attractive access to the retail investors, pension funds and the long term investors, ताकि ये लोग भी क्या कर सके बेटा? इन्वेस्ट कर सके किसमें? मार्केट्स में। कौन सा मार्केट सर? डीपनिंग बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में रिटेल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर सकता है, आंसर इज यस। पेंशन फंड कर सकता है, आंसर इज यस। मतलब समझना बेटा, ये जो न्यू लेगिस्लेशन है ना, न्यू लेगिस्लेशन टू बी फॉर्मुलेटेड फॉर फॉलोइंग डाउन अ मैकेनिज्म फॉर नेटिंग ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्या रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। पेंशन फंड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ऑलराइट सर, छोटा छोटा बात है ना। अब बेटा यहां आ जाओ यार, खतरनाक बात आ गया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। मेगा बैंक मर्जर, ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से याद करेंगे इसको फटाफट। देखो ध्यान सुनना, पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, कई सारे आपस में मर्ज हुए, अमलगमेट हुए, ठीक है।
जिनके अंदर अगर हम लोग बेटा कैटेगराइज करेंगे, यहाँ पर समझेंगे कि कौन कौन से बैंक्स हुए हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में करेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। सो ये आपस में मर्ज हुए हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे टोटल नंबर ऑफ कितने अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडिया में हैं अभी, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कि कौन सा लार्जेस्ट बैंक है इंडिया में, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं फटाफट से। स्क्रीन पर देगा 10 बिग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव बीन मर्ज इनटू 4। ऑलराइट सर, मतलब 10 ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, अब वो किस में फॉर्म में हो गए, 4 फॉर्म में, मतलब 10 बैंक्स मिलकर आपस में अब एक 4 नए बैंक बन गए। नए मतलब एडिशनल नहीं है, वो 10 आपस में मिलकर उन्होंने एक 4 बैंक क्रिएट हो गए। अभी बताते हैं, देखो नाउ इंडिया विल हैव 12 पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम 17। ये पहले एडवांस में था, उस एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप टोटल अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें इंडिया में कितना है बेटा, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, याद कर लीजिएगा एग्जाम में आ सकता है। कितना है बेटा, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कितना है, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है सर, याद रहेगा। The merger of banks was announced by the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on 30th 2019. The bank which were merged together are, अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, डेटा छोड़ना नहीं है इसको बेटा, छोड़ना नहीं है, ढंग से देखना है इसको, बिल्कुल ध्यान लगा के देखो, ये एग्जाम में पूछ सकता है। पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक्स, ये आपस में मिलकर बेटे अब इसमें चले गए, सबके सब मार्ज हो गए, अमलगमेट हो गए, ठीक है। कौन कौन से बेटा, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक, कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड लास्ट वन इज इंडियन बैंक। ऐसे बेटा कैनरा बैंक, इसके अंदर सिंडिकेटेड बैंक अमलगमेट हो गया, याद रखना। अभी इनका ये आ गया पंजाब नेशनल के बैंक के अंदर, ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक किसके अंदर चले गए बेटा, पंजाब नेशनल बैंक में। वहीं पे बेटा सिंडिकेट बैंक के साथ मर्ज हो गया है, अमलगमेट हुआ है कैनरा बैंक के साथ में, ऑलराइट। एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक आ गया, ठीक है सर। इंडियन बैंक, इसके अंदर इलाहाबाद बैंक इसके साथ मर्ज हो गया। तो आपको नेम लिया याद रखना है खास तौर से बेटा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक, 4 बैंक है जो 10 बैंक है टोटल, अब वो बनके क्या एक 4 फॉर्म में आ गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक, वापस पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक सर, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड लास्ट वन इज इंडियन बैंक। वापस से बेटा एक बार, कौन सा पंजाब नेशनल बैंक के साथ कौन कौन हुए, ओरिएंटल, वापस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक, ठीक है सर, याद हो गया। एंड उसके बाद कौन सा बेटा, कैनरा बैंक के साथ कौन आया, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक के साथ कौन आया, सिंडिकेट बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कौन आया, जोड़ो जल्दी फटाक से, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक, ठीक है सर, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक, ठीक है सर। उसके अलावा जल्दी इंडियन बैंक के साथ कौन मर्ज हुआ, इलाहाबाद बैंक। तो 4 नया कौन सा बन गया टोटल, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक एंड वन नेक्स्ट वन इज इंडियन बैंक। याद हुआ, गुड। चलिए बेटा, गवर्नमेंट ऑल्सो unveils the governance reforms in public sector banks, providing their boards greater autonomy, flexibility for fixing fees, independent directors, long term, ठीक है। आइए कीलाइट्स पर करते हैं बेटा, ये आ गया मजेदार खेल। अब इंपॉर्टेंट और ये खतरनाक चीज आने वाली है। अब तो देखो बेटा, याद करेंगे छोटी छोटी बातें। पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया टू मर्ज टू फॉर्म अ सेकंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ द लैंड। मतलब सर सेकंड लार्जेस्ट लैंडर, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट कौन है, कमेंट बॉक्स बताओ, नहीं बताओगे, अच्छा कोई बात नहीं, बता देते हैं, लेकिन आपको बताना है SBI, क्लियर है एकदम, ठीक है सर। तो अब पंजाब नेशनल बैंक किनके साथ मिलके, ओरिएंटल कॉमर्स बैंक के साथ में एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ में मिलके अब कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट लैंडर बैंक बन गया है, ठीक है सर। नाउ मर्जर ऑफ सिंडिकेट बैंक विद द कैनरा बैंक will create the 4th largest public sector bank with 15.2 lakh crore business and a branch network of 10,324। मतलब सर कंट्री का 4th लार्जेस्ट बैंक बन गया कैनरा बैंक के साथ में मिलके बेटा सिंडिकेट बैंक। मिलने का मतलब होता है अमलगमेट हो गया। तो सिंडिकेट बैंक क्या अभी भी जिंदा है, नहीं, अब वो कैनरा बैंक के अंडर में आ गया, ऑलराइट। अंडर मतलब वो अमलगमेट हो गया साथ में उसके। आंध्रा बैंक and the corporation bank merged with the union bank of india will create India's 5th largest public sector bank with a 14.59 lakh crore business and 1609 branches। एग्जाम में बेटा खास तौर से आप ये पूछ सकते हैं कि रैंकिंग एग्जाम में पुट अप की जा सकती है, आपसे पूछ सकता है कि वो 4 कौन से मेजर बैंक्स हैं जो अमलगमेट हुए हैं। तो आप याद रखेंगे पंजाब नेशनल बैंक, ऑलराइट, कैनरा बैंक याद रहेगा, याद होगा इंडियन बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑलराइट सर, ऑलराइट। एंड merger of Allahabad Bank with the Indian Bank will create a 7th largest। देखो अब यहां पर जो इलाहाबाद बैंक का के साथ इंडियन बैंक के साथ हुआ है तो वो कौन सा बना, 7th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। यहां अगर हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बना बेटा, 5th।
पंजाब नेशनल बैंक सेकंड, एंड सिंडिकेशन जो हुआ है विद कैनरा बैंक वो कौन सा है, फोर्थ। तो फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवंथ। सिंपल, एक बार वापस देख लो यार, आ जाओ, देखो क्या, देखो देखो देखो, पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे, कौन सा कह रहा है बेटा, सेकंड नंबर पे, हाईएस्ट लेंडर, सेकंड लेंडर। ऑलराइट सर। सिंडिकेशन बैंक की बात करें अकॉर्डिंग टू साइज, तो फोर्थ बैंक बनाया वो सिंडिकेट विद कैनरा, तो कैनरा नाम लेंगे हम लोग, कैनरा ना। ऑलराइट सर। यूनियन बैंक का बात करेंगे तो फिफ्थ, एंड अगर इंडियन बैंक के बात बोलेंगे तो अभी साइज के मामले में अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंड द ब्रांचेस, सेवंथ बैंक, सेवंथ नंबर पे। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एक रीजन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, क्या रीजन थे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, देखो। एनहेंस द कैपेसिटी टू क्रिएट इंक्रीज द क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट मतलब समझ में आ रहा है बेटा, अभी ज्यादा ज्यादा लैंडिंग कर पाएंगे, ये सोचने वाला बात है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है इनको, बड़ा कोई बोरोवर मिलता है, तो ये पहले क्या करते थे, आपस में मिलकर लैंडिंग करते थे, ठीक है। अब आपस में जब ये अमलगमेट हो गए हैं तो इनका कैपिटल साइज इंक्रीज हो गया है, तो इन दैट केस अभी ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द क्रेडिट, ज्यादा उधार दे सकते हैं। बैंक विद स्ट्रॉन्ग नेशनल प्रेजेंस एंड इंटरनेशनल रीच, ऑफकोर्स जब बड़ा बैंक होता है तो क्या होती है, प्रेजेंस ज्यादा उसकी पहचानी जाती है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रेजेंस काउंट की जाती है। ऑलराइट सर। रिड्यूस इन लैंडिंग कॉस्ट, बेटा खर्चा भी कम आएगा। लैंडिंग कॉस्ट मतलब अगर परसेंटेज हम अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहले क्या होता था, मान लीजिए एग्जांपल पे तौर पर 5 to 6% अदर बैंक चार्ज कर रहे हैं, तो ये कॉम्पिटिट करते थे आपस में। अब ये आपस में जब मेजर बैंक, बड़े बैंक आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये लेस परसेंटेज ऑफ लैंडिंग कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। तो क्या बेनिफिट मिलेगा बेटा, बेटा इंक्रीज इन क्रेडिट लिमिट्स। सेकंड क्या बेटा, मैंने डिस्कस किया, क्या करेगा, इंटरनेशनल और नेशनल प्रेजेंस। ऑलराइट, थर्ड वन क्या था बेटा, reduce the lending cost, next generation technology for the banking sector, मतलब new technology like payment system के अंदर, and improve ability to raise market resources। I mean अभी आपको बताया था ना, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या कर सकता है, मार्केट से, कैपिटल मार्केट से फंड रेज कर सकता है, ऑफ कोर्स, तो ये मार्केट से भी फंड रेज कर पाएंगे बेटर तरीके से। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। कोई डाउट है बेटा पूछा यहाँ तक, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। काफी सारी बातें हम लोग बेटा लेते चल रहे हैं, छोटी छोटी सी हैं, देखो चार्ज तो छोड़ेंगे नहीं बेटा। कहीं भी डाउट है बेटा इनमें आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, आपके लिए पूरा ओपन बॉक्स है। सर ये कैसे देखेंगे, आप चाहे तो बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नो प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इजीली पढ़ेंगे, फटाफट देखिएगा, हटाइएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ सर आप बीच में आ रहे हैं तो लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए ले सकते हैं। ऑलराइट, चलिए करें। ओके, ये भी आप चाहें तो बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अगेन, क्लियर है, ऑलराइट, एंड प्लीज जल्दी कीजिए। ऑलराइट, चलिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऑलराइट, चलिए। ऑलराइट, अब कुछ एसबीआई से रिलेटेड भी एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैं भी अभी डिस्कस करता हूं, उससे पहले बेटा मैं कुछ और चीजें आपके लिए जोड़ लूं। देखिए यहां पे आइएगा, आईसीआईसीआई बैंक टू ओपन 450 न्यू ब्रांचेस। अभी बेटा बहुत जबरदस्त है, देखो, ऑन September 23, 2019, ICICI Bank announced expansion of its retail network in the country by adding 450 new branches in financial year 2020. Of these, bank has already added 320 branches so far, and now also crossed a milestone of having 5,000 branches across the country. Milestone branch was set up at the Thane in the Maharashtra. ओहो, मतलब इनका टारगेट इतना है 5,000 ब्रांचेस ओपन करने का अक्रॉस द कंट्री। सर याद रहेगा, हाँ जी याद रहेगा। अब बेटा यहां से कुछ और खास खास बातें हम लोगों को याद करनी है अभी की अभी, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया शुरू होने वाला बेटा यहाँ से, ये यहाँ से जो हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से खतरनाक वाली बात आने वाली है, सर खतरनाक बात आने वाली है, बिल्कुल बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से हम समझेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, यहां से बेटा हम लोग बहुत ध्यान समझेंगे, ठीक है। देखो, करंट डेवलपमेंट इन फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट, फाइनेंस एंड बेटा स्टॉक मार्केट, ध्यान समझना बेटा, ध्यान सुनना बेटा। आपने नाम सुना होगा एलआईसी का ना, एलआईसी नाम सुना होगा आप लोगों ने, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। बेटा इसकी प्लानिंग है इस साल में आने की, क्या सर मतलब, बेटा सुनो ध्यान से, एलआईसी ना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है बेटा, समझो गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा था, अभी भी है, मतलब गवर्नमेंट स्टेक, ठीक है। अब इस गवर्नमेंट स्टेक को है ना क्या किया जा रहा है, डिस इन्वेस्टमेंट, कैसे बोलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट। सॉरी, डिस इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, समझना, डिस इन्वेस्टमेंट क्या है। इसके अंदर मान लीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज एलआईसी के पास में है जिसमें पब्लिक का कोई पैसा नहीं है, ठीक है, पब्लिक का मतलब पब्लिक का कोई भी इक्विटी का फॉर्म में, इक्विटी शेयर का फॉर्म में पैसा नहीं है, तो अब क्या कर रहा है एलआईसी, अपना एक्सपांशन करने के लिए और बड़ा करने के लिए क्या कर रहा है, इसी का हिस्सा
अब पब्लिक को इशू कर देगा, पब्लिक को इशू कर देगा बेटा, पब्लिक को इशू कर देगा, क्या करेगा, पब्लिक को इशू कर देगा इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, आपने नाम सुना होगा बेटा इक्विटी शेयर्स का। इस इक्विटी शेयर्स के लिए ना, ध्यान सुनना बेटा, इक्विटी शेयर के लिए ना क्या करना पड़ता है, आईपीओ लाना पड़ता है। आपने नाम सुना भी होगा, मैंने पहले बताया, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार जब कोई कंपनी या कॉर्पोरेशन पहली बार जब फंड रेज करती है, कहां से बेटा, पब्लिक से, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसको अब क्या कर रही है एलआईसी बेटा, क्या प्लानिंग है, डिस इन्वेस्टमेंट करने की, मतलब इसमें पब्लिक का भी इक्विटी फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये इसके लिए भी बेटा इस साल हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक बता रहे हैं। सो कहता है ऑन डिसइन्वेस्टमेंट द फाइनेंस मिनिस्टर इन आवर यूनियन बजट 2020 स्पीच अनाउंस टू सेल पार्ट ऑफ इट्स होल्डिंग इन एलआईसी। सर मतलब पार्ट ऑफ इट्स होल्डिंग इन एलआईसी बाय वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑर्डर, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्या करेगा, तो उसके अंदर स्टेक एलआईसी के अंदर ना, स्टेक एलआईसी के अंदर स्टेक है, उसमें क्या करेगा, अपना हिस्सा बेचेगा, किसको, पब्लिक को। बेचने का मतलब पब्लिक का भी इसमें फंड इन्वेस्ट हो सकता है, ठीक है सर। शी मेंशन दैट, ध्यान से बेटा, शी मेंशन व्हाट, शी मेंशन दैट the listing of companies on stock exchanges discipline a company and provides access to the financial market and unlock its value। मतलब अब LIC सर क्या स्टॉक एक्सचेंज पे भी ट्रेड होगी, आंसर इज यस, जी हां। अब LIC की इक्विटी शेयर्स अब स्टॉक एक्सचेंज पे भी ट्रेड होंगे, क्योंकि आप जानते होगे ना बेटा, इक्विटी शेयर्स ट्रेड करना होगा तो कहां पहुंचेंगे आप लोग, स्टॉक एक्सचेंजेस पे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेबी के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस बताए थे आपको, याद होगा। ऑलराइट सर, नाउ इट आल्सो गिव द अपॉर्चुनिटी टू रिटेल इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन द वेल्थ टू सो क्रिएटेड। सर रिटेल इन्वेस्टर्स कौन, आप जैसा हम लोग, मतलब एक इंडिविजुअल भी अब एलआईसी के इक्विटी शेयर्स में खरीदने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। सर मतलब अब एलआईसी का अगर खरीदना है ना बेटा, तो वो लोग भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, एलआईसी का इक्विटी शेयर के अंदर पैसा लगा सकता है, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ, याद रहेगा बेटा। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, ठीक है। याद क्या करना है इसमें, एलआईसी इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, ऑलराइट, क्या होगा इन्वेस्टमेंट, क्या परमिट किया गया है, हाँ जी, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक आ जाएगा, ठीक है। कुछ एस्पेक्ट यहां से बेटा इंपॉर्टेंट, ध्यान समझेंगे। देखो, टैक्स कंसेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, खतरनाक खतरनाक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक, ध्यान से सुनना बेटा। इन ऑर्डर टू incentivize the investment by the foreign wealth, sovereign wealth, sorry, by sovereign wealth, मतलब बाहर की गवर्नमेंट या बाहर की गवर्नमेंट कोई अथॉरिटीज, अगर वो इंडिया में फंड इन्वेस्ट करते हैं, sovereign wealth fund of foreign governments in priority sectors, union budget 2020 proposed to grant 100% tax exemptions, 100% tax exemption, मतलब अगर बाहर के गवर्नमेंट से, देखो यहाँ पे देखो क्या दिखा है, by the sovereign wealth fund of foreign governments इन द प्रायोरिटी सेक्टर, अगर बाहर विदेशी गवर्नमेंट का, जी हाँ, बाहर की गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट का जो भी वो फंड क्रिएट करती हैं, अगर वो फंड का पैसा इंडिया में इन्वेस्ट किया जाता है, याद देखिएगा, इंडिया में इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर्स बताए जाएंगे, उन सेक्टर्स में अगर वो इन्वेस्ट किया जाता है, कौन से फंड को, जो कि बाहर की गवर्नमेंट के फंड्स हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्री की उनकी गवर्नमेंट के फंड्स, अगर यहाँ पे इंडिया के प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, उसमें 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी, मतलब टैक्स नहीं लगेगा। और वो इनकम कौन सा होगा, देखो, चाहे वो इंटरेस्ट का फॉर्म में आ रहा हो, ध्यान से, डिविडेंड का फॉर्म में आ रहा हो, कैपिटल गेन का फॉर्म में आ रहा हो, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, खास हो किसमें, इन्वेस्टमेंट किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में, या कह रहे अदर नोटिफाइड सेक्टर्स बिफोर 31 मार्च 2024। मगर ये कौन सा फॉरेन कंट्री का, ध्यान सुना वापस, फॉरेन कंट्री का गवर्नमेंट का फंड इंडिया के किसी प्रायोरिटी सेक्टर में, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, तो उससे होने वाली इनकम, क्योंकि वो इन्वेस्ट करेगी फॉरेन कंट्री के फंड जो होगा, वो इन्वेस्ट होगा, उससे इंटरेस्ट इनकम आएगा, या तो किसी भी डेट की फॉर्म में, डिबेंचर इशू किया, बॉन्ड इशू किया, तो उससे इंटरेस्ट आएगा, ये इक्विटी में इन्वेस्ट किया तो उससे कोई डिविडेंड आएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। किसका नहीं लगेगा, किसको नहीं लगेगा, उस फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के फंड पे टैक्स नहीं लगेगा। सो इससे तुम्हारा नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे को फंड मिलेगा, प्रोवाइडेड 2014 जी हाँ 2024 31 मार्च से पहले इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, स्कीम जब तक खोला हुआ है। लेकिन आपने पैसा अगर लगा दिया है फॉरेन कंट्री, तो आपके लिए लॉकेट लग जाएगा 3 इयर्स का, मतलब ये फॉरेन कंट्री की जो गवर्नमेंट फंड्स होती हैं, ये फंड जो क्रिएट होता है उनके अथॉरिटी के अंदर जो आता है, वो पैसा अगर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर में, सॉरी प्रायोरिटी सेक्टर में अगर इन्वेस्ट किया जाएगा, 3 साल तक लॉक इन हो जाएगा, मतलब 3 साल तक वो फंड यहां से निकाल नहीं सकते। तो अच्छी बात है ना, 3 साल तक आपकी कंट्री को फंड बाहर विदेशों से मिलेगा, तो यहाँ बेटा अच्छा बेनिफिट रहेगा, आपके फंड अवेलेबिलिटी होगी, आप 3 साल में अच्छा से डेवलप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट उधर ही आपको टैक्स एजम्पशन दी जाएंगे। ऑलराइट, किसको, उन फॉरेन
कंट्री की गवर्नमेंट के फंड्स को। ठीक है सर। अबॉलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स, बेटा ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के टाइम से। मतलब सर पहले क्या होता था ना बेटा, एक तरीके से कैस्केडिंग सिस्टम था। मतलब कॉर्पोरेट जो आप जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, तो उस कंपनी को भी डिविडेंड पे टैक्स पे करना पड़ रहा है अलग से, और आपको भी उस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कि कॉर्पोरेट बॉडी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है और वो देती है, तो उस पर टैक्स को नहीं देना पड़ेगा। अब जो इंडिविजुअल जिसकी वो इनकम में काउंट हो रहा है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। देखिए बेटा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट टू प्रोवाइड रिलीफ टू अ लार्ज क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स, यूनियन बजट 2020 हैज प्रपोज्ड टू रिमूव द डीडीटी, दिस बोलो बनते हैं डीडीटी की फॉर्म dividend distribution tax and adopt the classical system of dividend taxation under which the companies would not be required to pay DDT। फिर समझ लेना, कंपनी क्या करता था, सुनो ये कंट्री में एक प्रॉब्लम था कि आपके पास देखो समझो, आपने कंपनी का शेयर लिया, उस पर डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने। जब कंपनी उसको डिविडेंड डिक्लेयर करके डिविडेंड बांटती थी, तो कंपनी की वो अलग से कंपनी के ऊपर भी टैक्सेबल होता था। फिर वो आपके हाथ में आया पैसा, वो आपकी इनकम हुई, वो भी आपके लिए टैक्सेबल होती थी। अब यहां पे इस सिस्टम को देखते हुए जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करती थी उसके ऊपर अब वो डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। डबल टैक्सेशन सिस्टम था ये, और इट्स अच्छा इनिशिएटिव है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एग्जाम में आएगा तो डीडीटी रिमूव हो चुका है। जी हाँ, किन के लिए? कॉर्पोरेट्स के लिए। डिविडेंड शैल बी टैक्स्ड ओनली इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपेंट ऑफ एट द एप्लीकेबल रेट। मतलब रिसिपेंट कौन? आप, हम जैसे जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है। ऑलराइट, जिसने इन्वेस्ट किया, जिसके पास उसके डिविडेंड की इनकम आ रही है, बांटने वाले पर नहीं लगेगा। पहले लगता था, ठीक है, अब नहीं लगेगा। एंड किस पे लगेगा बेटा? जो रिसीव कर रहा है ना, रिसिपेंट मतलब जो रिसीव कर रहा है। ऑलराइट, टू मूव विल बी एनकरेज मोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय द कंपनीज, देयरबाय आल्सो इंक्रीजिंग द परचेसिंग पावर ऑफ द शेयरहोल्डर्स। बिल्कुल, अब सोच के देखो बेटा, जब कंपनी पे पहले टैक्स लगता था, कंपनी क्या करती थी? कम से कम डिविडेंड डिक्लेयर करो, क्योंकि उस पर उतना ही परसेंटेज टैक्स लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अब कंपनी खुल के ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो ज्यादा से ज्यादा पैसा किस पास आएगा? शेयरहोल्डर्स के पास आएगा। उनके पास आएगा तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकेंगे? इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इसका पर्पस समझ में आ रहा है आपको? ऑलराइट सर। नाउ it will attract the global investors and form and more funds into the economy to set their operations in the India। सर क्यों? अब बेटा देखो, समझो, ध्यान सुनो। अब बाहर की विदेशी कंपनी भी कहेंगी यार इधर बिजनेस करने का फायदा है, क्योंकि इधर इंडिया में अगर बिजनेस सेटअप करेंगे ना, तो क्या होगा, हमको जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो उसमें लेस क्या होगा, हम पर टैक्स लगेगा नहीं, और प्लस जो बाहर के विदेशी होंगे उन लोगों को अच्छा मौका मिलेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका मिलेगा, नया बिजनेस सेटअप होने का। तो यहां पे देखो, it will attract the global investors and more fund to into the economy। बाहर की विदेशी कंपनीज इंडिया में पैसा लगाना पसंद करेंगी, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स उनके ऊपर कौन सा? डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उनके ऊपर पेबल नहीं करना है। कॉर्पोरेट टैक्स तो लगेगा, वो भी कम कर दिया है, देखो बेटा भी दिखाते हैं। In order to remove the cascading effect, cascading मतलब double taxation system, it has also proposed to allow the deduction for the dividend received by the holding company from its subsidiary company। चलिए, होल्डिंग सब्सिडी पता होगा यार, नहीं पता था कमेंट बॉक्स से पूछना। होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन कब होता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 51% टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइज करती है। पढ़ा हुआ है, याद है कंपनी लॉ के अंदर, कंपनीज के अंदर पढ़ाए थे आपको। India stay globally competitive and favored destination for investments, and bold historic decision has been taken to reduce the important, आगे बेटा, corporate tax, यहां से important है, reduce the corporate tax rate for new companies in the manufacturing sector to an unprecedented level of 15%। my god my god my god, सर क्या हो रहा है? मतलब बेटा अगर आप, जी हाँ, आपकी कंपनी किस में आना चाहती है? मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहती है, और देखो यहाँ पे हमारा पर्पस क्या, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग हो, तो यहाँ पर एक नया रिजीम देखा गया, क्या? देखो बेटा, रिड्यूस द कॉर्पोरेट टैक्स फॉर न्यू कंपनीज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ 15%। मतलब इतना सारा रिड्यूस होगा, हाँ जी, 15% टैक्स लायबिलिटी बनेगी। और कहता है फॉर एग्जिस्टिंग, अगर कोई नहीं है जो ऑलरेडी मौजूद है, द रेट हैज बीन ब्रॉट डाउन 22%। as a result of corporate tax rates are now among the lowest in the world। my god सर, my god, क्या कह रहे हैं बेटा? याद रखना, सुनो, अगर आप एक नया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज का डेट में आप पे लगेगा 15% टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आपकी कमाई पर। अगर आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आज की डेट में आप पे लेवल होगा क्या? 22%। इतना कम पूरा वर्ल्ड में नहीं है।
ग्रेट इनिशिएटिव्स हैं बेटा, ग्रेट इनिशिएटिव्स। ऑलराइट सर, रिडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स। अब ये रेट्स देख लेते हैं फटाफट से। गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 29 2019 टू मेक अ सर्टेन अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 फाइनेंस नंबर 2019। देखो बेटा कौन सा, दिस वाज अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स रमन जी। उन्होंने क्या बताया बेटा, तो यहां पर आओ। इन ऑर्डर टू प्रमोट ग्रोथ द इन्वेस्टमेंट न्यू प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड इन इनकम टैक्स एक्ट। कब से बेटा इफेक्ट होगा, 2029-30 से, 2099-19-20 से, ठीक है। विच अलाउ एनी डोमेस्टिक कंपनी, याद रखना बेटा यहां पे डोमेस्टिक मतलब इंडियन कंपनीज, इंडियन कंपनीज, an option to pay income tax at the rate of 22% subject to the condition that they will not avail any exemption incentives पर provided that कोई और exemption नहीं है आपको मिलनी चाहिए। फिर आपको 22% तक, जी बहुत कम है, 30% से हम 22% ले आए, जी हाँ 30% से 22%, लेकिन प्रोवाइडेड आपको और कोई इंसेंटिव्स या और कोई आपको याद रखिएगा assumptions और ग्रांट नहीं की जाएंगी। ऑलराइट सर, द इफेक्टिव tax rate for these companies shall be 25.7% including surcharges and cess। मतलब अगर टोटली अगर बोले surcharges and cess मिलाने के बाद में तो 25.17%, ठीक है, ठीक है सर। एंड ऑल सच कंपनीज shall not be required to pay minimum ordinary tax, ये उनको पे नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए सर। एंड इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, ये तो किसके लिए बोल रहे हैं बेटा, जो ऑलरेडी डोमेस्टिक कंपनीज थी, यहां पे बात कर रहे थे, देखो डोमेस्टिक, अलाउ डोमेस्टिक कंपनी, ध्यान से देखना, डोमेस्टिक कंपनीज। अब यहां पे कह रहा है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड देयरबाय प्रोवाइड बूस्ट टू मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा, ये पूछ सकता है। क्या कह रहा है बेटा, देखो, इनवाइट ऑफ गवर्नमेंट, इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, अनदर न्यू प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड इनकम टैक्स एक्ट विद द इफेक्ट फ्रॉम 1920। क्या कह रहा है यहां पे, देखो ध्यान से बेटा, एनी न्यू डोमेस्टिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 October 2019 मेकिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एन ऑप्शन टू पे इनकम टैक्स एट अ रेट ऑफ 15% एंड विद और 15%। बट देखो बेटा यहां से देखना एक बात इंपॉर्टेंट, which do not avail any exemption and incentives and commence their operations production before 31st March 2023. Effective tax rate for these companies shall be 17.10.1%. All right, sir. देखो अब यहां पे समझना क्या याद करना है, जो बेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उनके लिए तो 25% याद रखिएगा, 25.17 अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आज की डेट में बिजनेस कर रही है, डोमेस्टिक कंपनी, बाहर के विदेशों के लिए नहीं बोल रहे हैं, ऑलराइट। और अगर आज याद रखिएगा आज की डेट में 31 मार्च 2023 से पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए बेटा जो टैक्स रेट अप्लीकेबल होगी 17.70.1%, प्रोवाइडेड आपको और कोई इंसेंटिव बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए सर। नाउ कंपनी विच डज नॉट ऑफर कंसेशनल टैक्स regime and avail the tax exemptions incentive shall continue to pay tax। अब अगर जिन्होंने मान लो ये फैसिलिटी अवेल नहीं किया, कौन सा ये नहीं लेते हैं वो, या ऊपर वाला 25.7% नहीं लेते हैं, तो वो कंटिन्यू सेम प्रोविजन पे चलेंगे। देखो, shall continue to pay tax at the rate paid amended rates, मतलब उससे पहले जो ऑलरेडी चले 30% जो मैं बता रहा हूं आपको, अराउंड 30% के आसपास। However, these companies can opt for the concerned tax regimes after expiry of the tax holidays exemptions period। मतलब सर जब तक उन्होंने मान लीजिए 1 साल 2 साल की कोई एग्जम्पशन दे रखी थी, उसके एक्सपायर होने के बाद वो इसमें वापस आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन दे शैल बी एलिजिबल टू पे द डायरेक्ट, वही 22% पे भी लग जाएगा, और 25.17% मतलब इंक्लूडिंग सरचार्जेस प्लस सेस है ये, ठीक है सर। ऑलराइट, एंड once the exercise cannot be secondly withdrawn the further in order to provide relief to companies which continue to avail the exemption incentives, the rate of minimum tax have been reduced from 18.2% से 15% कर दिया गया। ऑलराइट सर, चलिए कोई खास नहीं था ये बात, इतना याद रखना हमको बेटा। डोमेस्टिक कंपनी के लिए अगर हम बात करेंगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बात कर रहे हैं आज की डेट में 25.17%, अगर आप नई कंपनी है, आई मीन स्टार्ट कर रहे हैं 31 मार्च से 2023, इससे पहले करते हैं, तो आपको करीबन 17.0.1% इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेक्स टैक्स पे करना पड़ेगा कॉर्पोरेट्स में। ऑलराइट सर, एंड in order to stabilize the flow of fund into the capital market is provided that the enhance surcharges, ठीक है, ये काम करनी है अपना। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, कहता है enhance the surcharge shall also not apply to capital gains arising on sale of any security including derivative in hands of the foreign portfolio investors
सर ये क्या कह रहा है कैपिटल गेन? बेटा अगर आप कोई एसेट सेल करते हैं ना जिसमें आपको क्या हो रहा है गेन, कैपिटल से अरेज होने वाली जिसमें होने वाला गेन, उस पे देखो टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो कह रहे देखो यहाँ पे and then the surcharge shall also not apply to capital gain arising on sale of any security including derivatives in the hands of the foreign portfolio investors। मतलब एफपीआई जो है ना, जब ये डेरिवेटिव्स एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा, सिक्योरिटी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, इसे सेल करते थे तो सर जो भी उसको गेन होता था मतलब बेनिफिट प्रॉफिट होता था उस पे इंक्रीज नहीं किया गया, उसे एलरेडी रखा गया है। Alright sir, in order to provide relief to listed companies which have already made public announcement of buyback before 5th July 2019, it is provided that tax on buy of back shares in the case of such company shall not be charged। क्योंकि आपको पता है ये लॉकडाउन से पहले वाली सिचुएशन ऐसी थी जहां बहुत डिफिकल्टी थी, जिन्होंने अनाउंस किया था तो वहां पे भी इन्हें बेनिफिट दिए गए, मतलब बायबैक के ऊपर करने के बाद जो उनकी अर्निंग आती थी एक्स्ट्रा उस पर टैक्स पेबल नहीं होगा। एनीवेज हमने ऑलमोस्ट बेटा इसमें सारी खास खास बातें कवर कर ली हैं। सर क्या करना है बेटा, एक बार ध्यान से सुना है आपने तो आपको ये याद हो चुका है। जी हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट याद हो चुका है। इसमें हमने खास खास बातें ध्यान रखी हैं। आपने क्या करना है, कहीं भी अगर आपको डाउट है, मैं फिर बोल रहा हूं, आपने छोटे छोटे अगर पॉइंट नोट कर लिए हैं, कहीं भी डाउट है क्लैरिटी नहीं है, आप उसे पुट कीजिएगा। ये तो बेटा मैंने आपके एकेडमिक लेवल पे बात कर ली है, ठीक है। अब बेटा इसके अलावा जो एप्लीकेबल हो सकता है एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, जो लेटेस्ट हैं अमेंडमेंट्स हैं, कुछ अपडेट्स हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। क्लियर है? ये आपके एकेडमिक पॉइंट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए एंजॉय कीजिएगा एंड थैंक यू।